चलो साथियों, आज का मुद्दा है हमारा सर चैप्टर नंबर 3 है ना। छोटा सा चैप्टर है विद एमसीक्यू, है ना, खत्म हो जाएगा ना। बाकी प्रैक्टिस बुक मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दी है ना, एक और मैं दे दूंगा ना। तो 3 प्रैक्टिस बुक बहुत होती है, ठीक है। अब सर अगर बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करें तो इसमें कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा है, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या है, इसमें आपके कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा है जो 12th में नहीं थे, ठीक है। तो वो टॉपिक मैंने वैसे इसमें लगा रखे हैं लेकिन अगर हम ओवरव्यू देखें तो हमें पता होना चाहिए कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या, करेक्टर की बात करें तो बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर बात करूं, अगर एक इक्वेशन सीवीट में पूछ ली गई, उसमें पूछा गया यूनिवर्स में से अगर माइनस कर दूं मैं अपना बिजनेस एरिया, तो जो बचेगा वो क्या होगा, वो होगा बिजनेस एनवायरनमेंट, है ना। तो बिजनेस की बाउंड्री के बाहर जो कुछ है वो बिजनेस का एनवायरनमेंट है, ठीक है। समझ गए ना बात, राइट। तो ये इक्वेशन बिल्कुल सही है, यूनिवर्स माइनस बिजनेस इज इक्वल टू बिजनेस एनवायरनमेंट, है ना। पूरे यूनिवर्स में से मैं अपना एरिया, अपने बिजनेस का एरिया निकाल दूं, ये बिल्डिंग निकाल दूं, तो जो जो कुछ बच रहा है बाहर वो सब क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट। अब उसमें कुछ भी लोग ऐसे होंगे जो मुझे डायरेक्ट इंपैक्ट करते हैं, जैसे मेरे ग्राहक स्टूडेंट हो गए, मेरा कंपटीटर जो डायरेक्ट इंपैक्ट करता है, मेरा सप्लायर जो डायरेक्ट इंपैक्ट करता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं करती, जो मेरे साथ साथ सब पे इंपैक्ट करती है। जैसे भैया कोरोना आया तो सबकी सबके कोचिंग बंद थे, है ना। तो मैंने बात, अब मान लो भैया किसी नेता की रैली हो रही है तो पता लगेगा कि कोचिंग बंद रहेगी कल, ठीक है। तो क्या होगा, सबकी कोचिंग बंद होगी, तो वो क्या होगा, वो होगा बिजनेस एनवायरनमेंट जो सबके ऊपर इंपैक्ट डालता है, ठीक है। इसलिए कैरेक्टरिस्टिक में क्या लिखा गया, टोटल एक्सटर्नल, टोटल क्या होगा ये, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है ना। जो सिर्फ मेरे बिजनेस में असर डालता है वो क्या होता है, स्पेसिफिक। मेरा कंपटीटर, मेरा सप्लायर, मेरा ग्राहक, ये सब क्या है, स्पेसिफिक। जो मेरे साथ साथ पूरी दुनिया पे फर्क डालता है वो है जर्नल फोर्स। जर्नल फोर्स को हम क्या पढ़ते थे, SLEPT, है ना, सोशल, लीगल, याद आया बात, ये 12th में पढ़ा है, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल, ठीक है। ये एनवायरनमेंट क्या होता है हमेशा, ये एनवायरनमेंट हमेशा क्या होता है, इंटर रिलेटेड होता है। यानी कि अगर इनमें से किसी भी एक में बदलाव आएगा तो दूसरे में बदलाव आना नेचुरल है। अब जैसे मान लो भाई, अब बच्चे कह रहे हैं भाई, ये कह रहा है जिम जा रहा हूँ सर मैं आजकल, अब देखना एकदम रैम्बो बन के दिखाऊंगा, ठीक है। अब जिम जाने के ये जिम जाना ये कैसे जनरेट हुआ, कौन से एनवायरनमेंट से, नहीं, सोशल एनवायरनमेंट से। किससे रिलेट हुआ, सोच, सोशल मतलब जो सोसाइटी हमें इन्फ्लुएंस करती है ना, राइट। जो मूवीज हमें इन्फ्लुएंस करती है कि हाँ ये इनने देखा भाई बॉडी वॉडी बना रखे हीरो ने, हम जाली ने, है ना राइट। तो भैया मैं भी ऐसी बॉडी वॉडी बनाऊंगा, तो ये क्या होगा, सोशल सोच से डेवलप हुआ। अब उसके चक्कर में जिम कौन से जाएगा, कोई देसी अखाड़े में तो जाएगा नहीं, बढ़िया सी मशीन होंगी, टेक्नोलॉजी हो गया, है ना फिर जिम में, है ना, जिम में जाता है, देखो जिम में नोटिस लगा रहता है और स्टीरॉयड वगैरह बैन होता है, तो लीगल एनवायरनमेंट हो गया, पकड़े जाओगे तो जिम बंद हो जाएगा, है कि नहीं बात, राइट। उसके लिए क्या करोगे, फिर ये सोशल एनवायरनमेंट में और क्या चेंज आएगा, अब कहेगा कि भैया मैं तो जिम जा रहा हूँ, मैं ना तला वाला नहीं खाता, मैं जूस पीता हूँ, कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं, जूस, ठीक है। फिर प्रोटीन वोटीन शेक ले लेगा डब्बे, ले भाई पाउडर खरीद लिए, है कि नहीं बात। तो इस सोशल एनवायरनमेंट में क्या हुआ, जिम इंडस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की, प्रोटीन प्रोडक्ट की, फल फ्रूट जूस दही मक्खन की, है ना, इनकी तो प्रोडक्शन, इनका तो डिमांड बढ़ी जिम की वजह से। किसकी डिमांड घटी, अब इससे कहता छोले भटूरे का, भैया छोले भटूरे नहीं खाऊंगा मैं, है कि नहीं बात, चावल जल जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्ब्स, नो छोले भटूरे, ठीक है। तो छोले भटूरे वाले की डिमांड घट गई, चाहे जिम में गाजियाबाद में 100 लोग जा रहे हैं, पर 100 लोगों ने भी क्या किया, डिमांड सप्लाई फर्क डाला। तो एक एनवायरनमेंट के अंदर चेंज होने से उसी एनवायरनमेंट के दूसरे बदलाव होते हैं, और साथ में दूसरे जो एनवायरनमेंट है उनमें बदलाव हो जाते हैं। लीगल बदलाव क्या हुआ, नोटिस आ गया कि भाई अगर स्टूडेंट लेते पकड़ा गया, है ना, तो फिर जिम क्या हो जाएगा, बैन हो जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो गया क्योंकि उसमें ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, उधारी पेमेंट कर रहे हो। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होगा कि भाई हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टीज या इस चीज को सपोर्ट करती है ना। और टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट होगा, जिम की जो मशीन है वो सब क्या है, टेक्नोलॉजिकल, ठीक है। अब ये एनवायरनमेंट क्या होता है, बदलता रहता है, डायनामिक, डायनामिक मतलब बदलता रहता है। अब कैसे बदलता है, कभी तूने पापा की पैंट देखी, पापा की पैंट नहीं देखी, ठीक है, अभी वाली नहीं,
जब पिताजी तुम्हारी उम्र के थे? नहीं है कोई उनकी यादगार पैंट उठा के रखी हो, अपने बच्चों को पोतों को दिखाऊंगा, इसके बच्चों के बच्चों को दिखाऊंगा, देख पापा ऐसे कपड़े पहनते थे, दादा ऐसे कपड़े पहनते थे, है ना? नहीं रखी ना, ठीक है। पर मेरे पापा के घर में रखी एक पैंट ऐसी, कोई पुरानी पैंट। तब मैंने देखा कि वो पैंट क्या होता था, यहाँ से तो टाइट, थाई से तो टाइट होती थी, और जो नीचे एंकल एरिया है वो इतना बड़ा होता था कि उसमें, हाँ बेल बॉटम बोलते हैं वो, उसमें जूते भी ढक जाते थे। पुराने जमाने के पिक्चरों में हीरो लोग नहीं पहनते थे, जितेंद्र, राजेंद्र, ये लोग, ठीक है। इसे बोलते हैं डायनामिक। अब पहनोगे तो शर्म आएगी तुम्हें, है ना? ट्रेंड इतना नहीं चल रहा, पहले तो होता ही ये था, पहले तो हर कोई ये पहनता, किसी ने नहीं पहना तो उसे बेवकूफ मानते थे, है ना? अब तो तुमने नहीं पहन रखी ऐसी बेल बॉटम तो नहीं पहन रखी, ठीक है। पूरे जूते नहीं ढकने के भाई, पूरे जूते नहीं ढकने के तेरे, ठीक है। वो इतने बड़े बड़े होते थे, पूरे जूते ढके, तो जूते भी दिखते थे पूरे यहाँ तक, टू से भी आगे, है ना? हाँ हाँ, शोले का भी था बच्चा ना, जूते से भी आगे होते थे। जीन्स भी तब ऐसी बनती थी बेल बॉटम, शोले, है ना? अब अनसर्टेन, है ना? जो चीज फिक्स ना हो वो क्या होगी? ये अनसर्टेनिटी है कि पता नहीं कल क्या होगा, जो कल होगा मुझे नहीं पता कल क्या होगा, है ना? कॉम्प्लेक्स, इसी क्योंकि अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा है एनवायरमेंट में, है ना? भैया वो वॉर हो गई, तो लड़ाई चल रही 3-4 साल से, पहले रशिया यूक्रेन की लड़ाई हो गई भाई, फिर इंडिया पाकिस्तान की हो गई, ठीक है। फिर वो इजराइल वाले हमास वालों को पेल रहे हैं भाई, कभी उनकी लड़ाई हो गई, लेबनान में कभी बम मारते उनकी लड़ाई हो गई, फिर ईरान की लड़ाई हो गई, इजराइल अपना अलग लड़ रहा है, तो अपना अलग लड़ते रहो, ईरान अमेरिका, है कि नहीं बात? तो पूरी ये अनसर्टेनिटी है जिसकी वजह से चीजें महंगी हो जाती हैं। गैस नहीं आ रही भाई, हमारे घर में गैस नहीं आ रही, अब क्या होगा? चूल्हा बनाना पड़ेगा, मम्मी चूल्हा बनाना पड़ेगा, है ना? इंडक्शन लाना पड़ेगा, बिजली संकट भी आ सकता था, इंडक्शन भी फेल। तो ये अनसर्टेनिटी है, इसलिए तो कॉम्प्लेक्स है, मतलब इसलिए तो समझने में दिक्कत है कि अनसर्टेनिटी इतनी है कि हम इससे इम्पैक्ट क्या होगा मुझे खुद नहीं पता। कहने को तो यही कहते हैं ना कि भाई गैस महंगी हो गई तो उससे सामान महंगा हो गया, छोले भटूरे वाला 100 रुपए की जगह 120 की कर रहा है, सामान महंगा हो गया, है ना? राइट। तो भाई इतना कॉम्प्लेक्स है, ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई और क्या क्या चीजें महंगी हो सकती है और क्या क्या दिक्कतें आ सकती है ना? और रिलेटिविटी का मतलब होता है कि ये एक दूसरे से हमेशा क्या करके चलते हैं? रिलेट करते हैं। फिर आता है एनवायरमेंट को समझना जरूरी क्यों है ना? सबसे इंपॉर्टेंट, अगर तुमने बिजनेस एनवायरमेंट को समझ लिया तो ये देता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। इस दुनिया के सबसे 2 ही बेस्ट एग्जांपल है इसके, एक मारुति ऑल्टो, और दूसरा एप्पल आईफोन, ठीक है। सबसे छोटी कार दुनिया में मारुति ने बनाई आज, इसलिए मारुति की सेल सबसे ज्यादा, इसे बोलते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज। टच स्क्रीन, टच जो बनाया वो एप्पल ने इन्वेंट किया। एप्पल दूसरों को ये टेक्नोलॉजी देता है रॉयल्टी पर, है ना? इसलिए सबसे ज्यादा महंगे फोन किसके हैं? एप्पल के। पहले वो टेक्नोलॉजी बिल्ड करता है, फिर उसको देखता है कि हमारे ग्राहक को पसंद आ रही है, तो वो दूसरे को उधार दे देता है कि चलो भाई तुम यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, है ना? iOS लेकिन अभी उसने किसी को नहीं दिया, अभी बाकी सब किस पे चल रहे हैं? एंड्रॉइड पे, ठीक है। अगली बात, यही बिजनेस एनवायरनमेंट तुम्हें थ्रेट भी देता है और अपॉर्चुनिटी। थ्रेट के साथ साथ क्या देता है? अपॉर्चुनिटी। इसका बेस्ट एग्जांपल है इंडिया का बजाज। हमारा बजाज, पहले क्या आता था? हमारा बजाज करते हुए स्कूटर आते थे, ऐड भी आता था, हमारा बजाज, ऐड आते थे ऐसे, चेतक, बजाज चेतक, है ना? फिर बजाज ने देखा कि भाई अब जो चेतक वेतक है किसी को पसंद नहीं आ रहे भैया, चेतक वेतक किसको पसंद नहीं आ रहे? हाँ, कि भाई स्कूटर चलाने में शर्म आ रही, स्कूटर चलाऊंगा मैं, तो बजाज वालों ने क्या निकाली? पल्सर। कि यंग लोग पहले स्कूटर चला लिया करते थे, लेकिन अब उन्हें क्या पसंद आ रहा है? बाइक। तो उन्होंने स्कूटर का निर्माण बंद कर दिया और क्या लगा दिया? बाइक की प्रोडक्शन चालू कर दी। थ्रेट हो गया कि स्कूटर कोई नहीं खरीदेगा, तो जितना प्रोडक्शन है वो सब क्या हो जाएगा? है ना? भैया बताएंगे, भैया कह रहे हैं फीस नहीं आई है, ठीक है ना? शायद इसलिए भैया ने बुक दी नहीं होगी ऑर्डर करने के लिए, ठीक है। थ्रेट और वार्निंग, समझ गए ना? तो ये थ्रेट होता है और अर्ली वार्निंग होती है।
और जो थ्रेट होता है उससे निकलने के लिए ही अपॉर्चुनिटी भी होती है। समझ में ना बात? अब बोर्ड से पढ़ाने का सिस्टम खत्म हो गया, थ्रेट है या वार्निंग है, तभी तो ये खर्चा करना पड़ा, लैपटॉप भी लेना पड़ा, ये भी लेना पड़ा। टेक्नोलॉजी से पढ़ाने क्या हो रहा है अब ट्रेंड में, तो ये हो गया हमारा अपॉर्चुनिटी। क्या हो गई? अपॉर्चुनिटी। जो चीज थ्रेट होती है उसका सॉल्यूशन ही अपॉर्चुनिटी होती है। इसलिए बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि वो थ्रेट और अपॉर्चुनिटी बताता है ना। और बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ के क्या होगा, आप जितने भी रिसोर्सेज है उसको इकट्ठा करना शुरू कर देंगे। इकट्ठा करना शुरू तो कर दिया, वाईफाई चाहिए, प्रोजेक्टर चाहिए, ये पड़ा इकट्ठा करने का सामान, ठीक है, राइट। तो आप उसके हिसाब से रिसोर्सेज क्या करते हो, इकट्ठा करते हो। और क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट हमें डायनामिक बनाता है, तो रैपिड जो चेंज हो रहे हैं दुनिया में, जो चेंज हो रहे हैं हमारे आसपास, जो चेंज हो रहा है हम उसके हिसाब से क्या करते रहे, चलते रहे। अच्छा ये बताओ, नोकिया बंद हो गई ना, उसको माइक्रोसॉफ्ट ने खरीदा, फिर क्यों? बल्कि पहले नोकिया सबसे बड़ा ब्रांड था, मतलब अगर मोबाइल लेना तो नोकिया का लेना, वरना नहीं लेना। नोकिया 3310, 3315 याद है, बड़े बड़े आते थे, गिर भी जाते थे तो भी टूटते नहीं थे वो। तो बाकी मोटरोला वगैरह के भी आते थे, ब्लैकबेरी के भी आते थे, लेकिन सबसे ज्यादा नोकिया ब्रांड था। अब वो ब्रांड एप्पल तो बन गया, लेकिन नोकिया खत्म हो गया। कारण चेंज के हिसाब से वो नोकिया ने बोला हम इतने बड़े ब्रांड हैं, हम तो विंडो फोन निकालेंगे। तो लोगों को एंड्रॉइड ज्यादा पसंद आया, विंडो पसंद आया। नोकिया की अपनी ईगो थी, हमने विंडो निकाली है तो लोगों को विंडो यूज करनी पड़ेगी, ठीक है, समझ गए ना। पहले विंडो फोन आते थे, विंडो फोन लैपटॉप की तरह ही चलते थे वो, उसमें क्या कहते हैं इंटरनेट एक्सप्लोर, गूगल क्रोम से काम करना पड़ता था, एंड्रॉइड नहीं होता था। सैमसंग ने एंड्रॉइड निकाला, तो सैमसंग पहले टीवी के लिए मशहूर था बस, सैमसंग, सोनी, इन्होंने एंड्रॉइड निकाला। फिर लोगों ने फिर सैमसंग के मोबाइल खरीदने शुरू कर दिया। सैमसंग ज्यादा बड़ा ब्रांड हो गया, नेक्स्ट टू एप्पल अगर कहते हो तो पहले पहले लोग कहते थे पागल हो रहा, सैमसंग के मोबाइल थोड़े, सैमसंग तो टीवी के लिए है, फ्रिज के लिए है। सैमसंग के खरीदो तुम्हें टीवी फ्रिज, है ना। अब सैमसंग के टीवी फ्रिज कम बिकते हैं, मोबाइल ज्यादा बिकते हैं, ठीक है। रैपिड चेंज, एंड्रॉइड बनाया, ठीक है। उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, प्लान भी बनाएंगे, और इससे क्या होगा, परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगी। अब परफॉर्मेंस इंप्रूव का बेस्ट एग्जांपल क्या, सरकारी बैंक, है ना। कुछ सालों पहले एक रिपोर्ट आई, 8-10 साल पहले, कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट बैंक एसबीआई, इंडिया के सबसे ज्यादा खाते रखने वाला कौन, एसबीआई, ठीक है। जुम्मा जुम्मा 2-4 बैंक खुले नए, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, नए प्राइवेट सेक्टर में खोले। इनके खाते उतनी ज्यादा स्पीड से बढ़ रहे हैं कि अगर इसी स्पीड से इनके खाते बढ़ते रहे तो एसबीआई से आगे निकल जाएंगे। और 2023-24 में इंडिया का सबसे बड़ा बैंक एचडीएफसी हो गया, अमाउंट डिपॉजिट में भी और शेयर मार्केट में भी। उसकी इक्विटी का प्राइस सबसे ज्यादा महंगा कौन बना, एचडीएफसी बना। फिर ये रिपोर्ट आई कि एसबीआई जो हमारी आजादी से पहले का बैंक है ना, पहले एसबीआई को बोलते थे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, अंग्रेजों ने इसका नाम क्या नाम दिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, 1940s के आसपास, है ना। और इंपीरियल बैंक से पहले होते थे मात्र 3 बैंक, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ हैदराबाद। ये 3 बैंक होते थे, तीनों बैंकों को जोड़कर अंग्रेजों ने क्या बनाया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। जब देश आजाद हो गया तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर इंडिया ने क्या लिख दिया, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आजादी से पहले का बैंक पिछड़ गया, कारण क्या था, परफॉर्मेंस उनकी बेकार थी। क्यों, एचडीएफसी वाले कह रहे हैं बैंक मत आना, तुम कह रहे हो क्यों, हम घर पे आ जाएंगे तुम्हारे, है ना। तो तुम्हारे घर पे आके खाता खोल रहे हो, प्राइवेट बैंक वाले तो अभी भी घर पे आते हैं, मेरा भी एचडीएफसी में, मुझे बैंक नहीं जाना पड़ा आज तक, घर पे आ जाते हैं वो। सर अंगूठा भी घर पे लगा देना, साइन भी घर पे कर लेना, खाता भी घर पे खोल लेना आपके, और ऐप भी घर पे इंस्टॉल कर देंगे। एफडी खुलवानी है, म्यूचुअल फंड में कुछ करवाना, हम घर पे आ जाएंगे, आप बताओ बैंक में, हम घर पे आ जाएंगे। मैंने कहा बड़ी अजीब बात है यार, बैंक वाले खुद घर पे आके काम कर रहे हैं, और आप जब कहोगे जब संडे आ जाएंगे, संडे को बेचारे छुट्टी ले रहे हो, घर पे आ रहे तुम्हारे, है कि नहीं बात। तो ये एसबीआई ने देखा भाई ये क्या हो रहा है, घर पे क्यों जा रहे हैं। सरकारी बैंक वालों की अपनी ईगो, है ना। टेबल नंबर 8 पे हो गए काम, मेरे पे टाइम नहीं है। टेबल 8 वाला कह रहा 6 पे चला जाइयो, 6 वाला कह रहा 5 पे चला जा, 5 वाला कह रहा है कि मैं तो आज आया नहीं, छुट्टी पे हूँ, कल आइयो, है कि नहीं बात। तो लोगों ने बोला ये टाइम वेस्ट करते हैं, पागल बनाते हैं, इससे बड़े क्या करो, तुम्हें बैंक में पैसे ही तो रखना है ना।
तो HDFC में रख लो ना भाई, क्या दिक्कत है? तुम्हें घर पे आके दे रहे हो, काम कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? हाँ, अरे घर पे नहीं, फोन पे तुम्हारी फोन बैंकिंग कर रहे हैं। तो फिर इन्होंने भी यही शुरू किया, ऐप बना दिया, है ना, धोनी से ऐड कर रहा है। तुझे पता है इसका बैंक कौन है? SBI। है कि नहीं बात? धोनी ऐड कर रहा है, धोनी से ऐड करा रहे हैं भाई, और क्या कहते हैं, रोहित शर्मा से ऐड करा रहे हैं SBI वाले। और फिर क्या कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, हम भी ऐप बना देंगे, हम भी घर 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 पे आके जन धन योजना, घर घर योजना हम भी खोल देंगे, खाते ये कर देंगे, कर देंगे। इससे अब इससे हुआ क्या? नहीं, इससे हुआ क्या? इससे इम्प्रूव हुई परफॉर्मेंस किसकी? सरकारी बैंक। चलो कुछ ही सही, इम्प्रूव तो हुई, है कि नहीं बात? ऐप तो बन गया, कम से कम UPI वगैरह से पेमेंट तो हो रही है ना, बार बार बैंक के चक्कर तो नहीं काटने पड़ रहे। कुछ जगह तो इम्प्रूवमेंट, कस्टमर केयर भी बन गया, है ना। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड खो गया किसी का, ब्लॉक कराना है, फोन पे ब्लॉक तो कर सकते हो, ऐप के थ्रू ही ब्लॉक कर सकते हो। ऐप पे जाओ, टैप करो डेबिट कार्ड, उस पर आ जाएगा ब्लॉक, और ओपन, ब्लॉक कर दो, घर बैठे बैठे ब्लॉक कर दो अगर तुम्हारा ATM कार्ड खो गया तो। हाँ, समझ में ना बात? ये भी पढ़ाऊंगा, इसका भी चीट कोड लिखवाऊंगा कि ये जो नया टॉपिक जुड़ा ये क्या है, ठीक है। और ये तो तुम्हें, ये मैंने तुम्हें फीचर पढ़ा दी, इंपॉर्टेंस पढ़ा दी, ये तुम्हें पता ही है ना। लीगल एनवायरमेंट, पॉलिटिकल, सोशल, है ना। ये ये तुम्हें पता है डिमोनेटाइजेशन, ठीक है। ये नया टॉपिक है प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। तो पहले इसको लिखते हैं, है ना, पहले इसको लिखते हैं कि बाबू ये प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन है क्या। देखो भाई, तुम ज्यादा जल्दी नहीं आ गए कुछ। देखो, अब प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन नया टॉपिक जुड़ा है, वो ये जुड़ा है। हाँ, इंपॉर्टेंस मैंने बता दी अभी। LPG पॉलिसी क्या जुड़ी है बाबू? LPG, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स में शायद तुमने जानकारी कभी ली हो, है ना। तो ये 1991 में आई पहली बार, ये MCQ के लिए ध्यान रखेंगे। इनका जो मेन कैरेक्टर, यानी इनको जो LPG पॉलिसी जो बनाई गई वो इसलिए बनाई गई कि इंडिया में 1991 में सिर्फ 15 या 16 दिन का पैसा बाकी था, है ना। क्योंकि हमने जब अंग्रेजों को भगाया तो हमारे क्या कहते हैं, हाँ, तो ये पॉलिसी बनाई गई, हाँ 4-5 दिन का ये पॉलिसी बनाई गई कि विदेशी लोगों को इंडिया में नहीं आने देंगे। क्योंकि गुलाम तो इसलिए बना था ना, इसलिए इंडिया कंपनी में अपनी खुद की वो बनाएंगे। अब फिर जब अपने यहाँ इतना कुछ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं किया तो मनमोहन सिंह जी ने बोला हमें फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी को बुलाना पड़ेगा। लोग भड़क गए, लोग कहने लगे यार अभी तो आजाद हुए 40 साल पहले, है ना, 1991 में तुम कह रहे हो 40-45 साल पहले आजाद हुए, तुम कह रहे हो फिर अंग्रेजों को बुला ला, फिर गुलाम बनोगे। तो उन्होंने बोला कि इस बार जो अंग्रेजों को बुलाएंगे हम अपनी शर्तों को बुलाएंगे। पहले वो आए और उन्होंने हमें लूटा, डिवाइड रूल किया, हमें रिश्वत दी, है ना, हम अपनी शर्तों बुलाएंगे। सबसे पहले उन्होंने बोला कि पहले हम इंडिया में करेंगे क्या, पहले हम इंडिया में ये करेंगे जितनी भी इंडस्ट्री है उनके लाइसेंस खत्म करेंगे। एक्चुअली में ग्रोथ इसलिए नहीं है क्योंकि लाइसेंस बहुत है हमारे यहाँ, हर चीज के लाइसेंस है। कोचिंग पढ़ानी है तो लाइसेंस लो, चाय बेचनी है तो लाइसेंस लो, है ना, रेस्टोरेंट खोलना है लाइसेंस लो, हाँ हाँ, ठीक है। हर जो काम तुम्हें बिजनेस करना है ना, बिजनेस मतलब दुकान। ये तो लेकिन आपका तो वो सेकंड जो हुआ था, इकोनॉमिक्स का चैप्टर था, हाँ सुनो तो, सेकंड क्या हुआ था, रुक तो जा, बताता रहा हूँ। तो लाइसेंस, अच्छा मतलब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ, अब क्या इसके लिए क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस। अब लाइसेंस लेने का मतलब है रिश्वत दो, 10 तरह के फॉर्म भरो। तो ये हिंदुस्तान वाला क्या कहता है, खाना पीना पैटीज बेच रहा है, क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस, है ना। तो मनमोहन सिंह जी ने बोला यार अगर तुम्हें छोटी सी दुकान खोलनी है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, कपड़ा बेचने लाइसेंस लेना पड़ेगा। इंडिया से लाइसेंसिंग खत्म कर दो, सिर्फ 6 चीजों की लाइसेंसिंग छोड़ दो। हथियार बनाने हैं तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, एल्कोहल बनाना है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, और मेडिसिन बनानी है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, है ना। इस तरीके से कितनी चीजें बोली? 6 चीजें, है ना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है ना, राइट। स्कूल वगैरह एनजीओ वगैरह है तो उसके लिए क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो सिर्फ 6 चीजें थी जो बहुत आम आदमी नहीं करता वो। अब जैसे हथियार, अब तुम्हारे में हथियार थोड़ी बनाएंगे यार, वेपन,
तुम देखोगे जब मुरादनगर की तरफ जाते हैं मोदी तो पीछे पड़ती है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, हथियार वहां बनते हैं। तो आसान थोड़ी हथियार का लाइसेंस बनाना भैया, है ना। गवर्नमेंट प्रूफ वो करेगी, HAL बनाती है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल, ठीक है ना, राइट। अब लाइसेंस उन्होंने कहा, आम आदमी कह रहा भाई हमें हथियार बनाने का इंटरेस्ट नहीं है, तो लाइसेंस दो। अच्छा अगर दवाइयां बनानी है तो क्या लेना पड़ेगा, मेडिकल स्टोर का अलग नहीं है, मेडिकल स्टोर का अलग है, अगर दवाइयां बनानी है तो लाइसेंस देना पड़ेगा। तो बड़ी बड़ी चीजों को छोड़कर सबके लाइसेंस क्या कर दिए, खत्म कर दी। इसे नाम क्या दिया गया, डी लाइसेंसिंग। क्या नाम दिया, डी लाइसेंसिंग। फिर पहले क्या था, फिर पहले क्या था, फिर पहले होता था जो काम करेंगे कौन करेगा, सरकार से पूछ के करेंगे, सरकार से पूछ के, सब कुछ सरकारी, स्कूल भी सरकार, हॉस्पिटल भी सरकारी। फिर मनमोहन सिंह जी ने क्या बोला कि भाई प्राइवेट सेक्टर की एंट्री करो। पहले फोन भी सरकारी, BSNL, तो प्राइवेट सेक्टर में कौन आया, रिलायंस और, अरे जियो तो रिलायंस हो गया, रिलायंस और एयरटेल सरकारी हो गया। फिर पहले स्कूल सरकारी होते थे, फिर छबिलदास आया कि भैया हम तो प्राइवेट पढ़ाएंगे, सरकारी छोड़ो। पहले हॉस्पिटल सरकारी होते थे, फिर यशोदा आ गया कि ठीक है सरकारी MMG में चले जाएंगे, जो प्राइवेट कराना चाहता है हम यशोदा खोल लेते हैं, है ना। तो इस पैरेलली वही चीजें खुलवा दी जो चीजें पहले से किसकी होती थी, सरकार की होती थी। हाँ चलाना है चला लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो करी वो करी प्राइसिंग, अपनी मर्जी से प्राइस करो। सरकारी डॉक्टर कह रहा है हमारे यहाँ तो 1 रुपये फीस है MMG में, प्राइवेट वाला कह रहा है मेरे यहाँ 1000 रुपये फीस है, जो देना चाहे देते, जो ना देना चाहे सरकारी में चला जाए। इसमें झगड़ा मत करना, लूट रहे हैं ये कर रहे हैं तो मत जा भाई। सरकार ने साफ बोल दिया देश चलाना है तो। फिर मनमोहन सिंह ने सबसे खतरनाक स्टेप बनाया वो ये बनाया, उसे बोला डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है सरकारी कंपनी में प्राइवेट लोगों की एंट्री करा देना। अब सरकारी कंपनी प्राइवेट लोगों की एंट्री ऑफिस में नहीं, इक्विटी में, है ना। अब जैसे अगर तुम देखो NTPC के शेयर किसके, NTPC समझ गए ना, बोलो भाई नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है, कम से कम इतना तो नॉलेज रखा करो, सारी नॉलेज हम जागी रखोगे तो देश की भी रख लो नॉलेज। NTPC, ONGC, गेल, सेल, है ना, गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गेल, सेल, NTPC, ये जो है ONGC, सब बड़ी सरकारी कंपनी है। तो अगर मैं देखूं NTPC की बात करूं, इंडिया की सबसे बड़ी कोयला प्रोडक्शन, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, अगर हम इसकी बात करें तो मुझे लग रहा है इंटरनेट नहीं है, तुम चेक करना कि NTPC में किसके शेयर है, NTPC में गवर्नमेंट के कितने शेयर है। तो मोटा मोटी पाओगे 20 में पाओगे 51-52% तो सरकार के, 48-49% लोग प्राइवेट है। यानी कि जैसे मैंने खरीद रखे NTPC के शेयर, कोई क्या कहते हैं, है ना, FIIs ने खरीद रखे NTPC के शेयर। FII भाई तुम बड़े निकम्मे बालक भाई, कोई जानकारी नहीं किस चीज की। FIIs ठीक है, अरे शेयर मार्केट में इंटरेस्ट नहीं लगता क्या, पैसे वैसा नहीं लगाया शेयर मार्केट में थोड़ा बहुत भी, अरे यार कैसे पैसे कैसे कमाओगे, दुकान पे बैठ के। अरे शेयर मार्केट में तो बैठना नहीं होता, इन्वेस्ट कर दो पैसा बढ़ता रहेगा, ठीक है। अरे उसके साथ साथ अब जैसे मैं यहाँ हूँ और मैंने शेयर मार्केट में पैसा कमा रहा है, मैं तुमसे पढ़ा के फीस ले रहा हूँ बच्चों से, शेयर मार्केट में अलग बन रहा है पैसा। यही तो नॉलेज है, इंसान ये तो सोचता है डूब गए तो शेयर मार्केट बंद हो जाती। अब देखो मैं बताता हूँ तुम्हें अपनी बात, अपने घर की बात। मेरे पिताजी ने 1980 में विप्रो का शेयर खरीदा था, 1 रुपए का एक, जब लॉन्च हुआ था 83 में, 83-84 में। विप्रो की 2023 में रिपोर्ट आई, जिसने विप्रो में 10,000 रुपए लगाए थे 1984 में, 30 साल के, 84 से 94, फिर 2004, 2040 साल, विप्रो की 40वीं एनिवर्सरी थी 2024 में। उन्होंने कहा अगर किसी ने 10,000 रुपए लगा के भूल गए होंगे
तो आज इन शेयर की कीमत, है ना, बोनस करके स्प्लिट होके बहुत सारी चीजें होती है शेयर मार्केट में, ना, कंपनी की ग्रोथ होके कितनी हो गई होगी, 10,000 रुपए 40 साल में। फिर तुम इसे कंपेयर कर लेना जमीन से, जायदाद से। 1 लाख, 1 करोड़, छोटी रकम है, 100 करोड़, बहुत छोटी रकम, 2 करोड़ भी छोटी बात है। 1200 करोड़ रुपए। तो आपका करोड़पति है। ठीक है, आपके 1 रुपए भी हो गए थे करोड़ में। ठीक है। अब मेरे पिताजी ने खरीदे, तो मेरे घर का सबसे बड़ा गम यही है। अब पिताजी ने खरीदे थे, क्या कहते हैं, 1,000 रुपए के, तब तनख्वाह भी तो कम होती थी, तो 1,000 के हो गए 120 करोड़ आज। लेकिन यार ये बताओ, शेयर 120 करोड़ 120 करोड़ है ना, तो आज हो गए 120 करोड़। तो मैं तुम्हें 4-5 बच्चों को पढ़ा थोड़ी रहा होता अगर मेरे पास 120 करोड़ होते तो। काम गए। ठीक है, सुन तो ना मेरी बात पूरी, सुन लो पूरी। इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कि शेयर मार्केट वो गहरा कुआं है कि जितना खोदोगे उतना पैसा निकलेगा। यही स्कैम 92 में हर्षद मेहता ने बोला था कि शेयर मार्केट वो पैसे का कुआं है, जितना खोदोगे उतना भर भर के देगा, है ना। इसलिए सबसे अमीर स्कैम 92 में हर्षद मेहता सबसे अमीर निकला। हालांकि उसके तरीके गलत थे, इसलिए वो स्कैम का नाम दिया गया उसे। अब पिताजी ने क्या किया, जो कोई इतना टिकता नहीं है ना, कोई इतना लंबा टिकता नहीं है कि पिताजी बोलेंगे जब पोते पोती होंगे तब बेचूंगा। तब ये बताओ ना, साइकोलॉजी, ये ना पढ़ने की वजह से नॉलेज है। मेरे पिताजी तो भाई जॉब करते थे, मेरे पिताजी तो क्या कहते हैं शिपिंग मिनिस्ट्री में थे, तो दिल्ली जाते थे, है ना, ऑफिस गवर्नमेंट जॉब थी उनकी, दिल्ली जाते थे अपना, अपने सुबह ट्रेन से जाते थे, पहले जमाने में ट्रेन नहीं चलती थी, ट्रेन से जाते थे, यहीं से पकड़ते थे, पुराने रेलवे स्टेशन से दिल्ली गए, दिल्ली आ गए। अब उनको क्योंकि थोड़ी बहुत नॉलेज थी शेयर मार्केट की, अब उन्होंने खरीद लिए शेयर। 5-6 साल बाद उन्होंने सर्टिफिकेट मिलते थे पहले, फिर 5-6 साल बाद उन्होंने अपने ब्रोकर से पूछा, भैया ये कितने के हो गए हैं विप्रो, तो वो 1,000 रुपए के लगाए थे, वो 1,000 रुपए के 10,000 हो गए थे। पापा ने कहा 10 गुना हो गया पैसा भाई। फिर उस टाइम पे पापा को लगता था विप्रो क्या है, आईटी कंपनी। पहले आती थी विप्रो की माचिस, ठीक है, ये बता रहा हूँ, पापा ने मुझे बताई ये बात। मतलब थोड़ा और बड़ी उम्र का होता तो हार्ट अटैक आ जाता मुझे पिताजी की बात सुनकर। फिर पिताजी, मैंने कहा पापा 10,000 में हो गए, अच्छा फिर तो भाई आज मान लो तुमने 1 लाख रुपए लगाए किसी शेयर में, 3 साल बाद वो कितने हो गए, 10 लाख। तुम सोचोगे बहुत कमा लिया, छोड़ना, देखा 3 साल में 9 लाख रुपए का प्रॉफिट आ रहा है बैठे बैठे। तो पापा ने कहा वही बात है, बेच दिए मैंने 10,000 रुपए में। क्यों बेचे, क्योंकि फिर आ गए थे, फिर इंडिया में लॉन्च हो गए थे लाइटर। क्या लॉन्च हो गए, लाइटर, सिगरेट पीने वाला लाइटर लगा रहा है और मम्मी घर में लाइटर गैस जला रही। फिर पापा को लगा विप्रो, क्योंकि वो तो बिजनेस की साइकोलॉजी से शेयर मार्केट में पैसा लगाते थे ना, आज भी लगाते हो, है ना। 40 साल के, 66 ईयर के एज के पिताजी मेरे, उनके पास 44 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जब वो 21-22 साल के तब से शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हो। इसे बोलते हैं पैसिव इनकम, ठीक है, हाँ, इसे बोलते हैं बाबू, क्या बोलते हैं, पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो है जो तुम कर रहे हो, जो मैं कर रहा हूँ। पैसिव इनकम वो है जो मेरे सोते सोते बन रहा है। अब पापा ने बोला जब लाइसेंस क्या हो गया, ओ जब क्या आ गए, लाइटर आ गए, तो विप्रो की सेल गिरेगी, और जब लोग माचिस खरीदना बंद कर देंगे तो विप्रो का शेयर क्या जाएगा, डाउन जाएगा। तो पापा ने बेच दिए, है ना। 84 में खरीदे, 1990 में बेच दिए। 95 में जब क्या कहते हैं ये कंप्यूटर क्रांति आई, इसे हिंदी में नाम दिया कंप्यूटर क्रांति। 95 में जब इंडिया में कंप्यूटर क्रांति आई तो 10 जिस कंपनी के शेयर खरीदे थे उसके 10 साल बाद पिताजी को पता लगा आईटी क्या होता है। विप्रो माचिस कंपनी नहीं है, विप्रो आईटी कंपनी है ना। और तब तक वो 10 साल में वो 1,000 रुपए के शेयर 10,000 की जगह 50,000 के हो चुके थे। पिताजी के पास 50,000 थे नहीं कि दोबारा। फिर क्या होता, जो चीज मैंने 1 रूम में खरीदी हो वो मैं यार 100 रुपए में क्यों खरीदूंगा दोबारा। लेकिन जब ये 40 साल की जब रिपोर्ट आई तो मेरे तो आंखों में आंसू ही आ गए भाई, है ना। इसका मेन कारण पता क्या है, विप्रो के 1200 ये 10,000 रुपए 1200 करोड़ होने का मेन कारण क्या है, एफआईआई। एफआईआई होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। जिस कंपनी ने एफआईआई में पैसा लगा रखा है वो दुनिया की भरोसेमंद कंपनी में आती है। और इंडिया में जो सबसे बड़े एफआईआई है वो है मॉरिशियस। मॉरिशियस की कंपनी नहीं, मॉरिशियस की गवर्नमेंट हम में पैसा लगाती है, सरकारी। मॉरिशियस का सरकारी पैसा हमारी कंपनी में लगता है, बैंकॉक, मॉरिशियस, है ना, ऐसी कंट्रीज का सरकारी पैसा लगता है। मतलब ये समझ लो भारतीय सरकार कह रही है कि भाई हम क्या कहते हैं
टेस्ला के शेयर खरीद रहे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खरीद रही है टेस्ला के शेयर, तो कितनी बड़ी बात। हम पूछो भाई तुम देश का पैसा लगा रहे हो टेस्ला में, इतना भरोसा है तुम्हें कि टेस्ला देश का पैसा डुबोएगा नहीं, है कि नहीं बात। तो गवर्नमेंट भैया बहुत फूक कदम फूक हो गया था। हिंदुस्तान में कहावत चलती है, दूध का जला छाछ भी फूक के पीता है ना, उन्होंने ठंडी चीज भी फूक फूक के पीता है कि मुंह न जल जाए, ठीक है। तो वही वाली बात है। तो सोचो एक मॉरिशस गवर्नमेंट इंडियन कंपनी पैसा लगा रही विप्रो में, सरकारी पैसा लगा रहा है, वहां के देश के नागरिक पूछेंगे सरकार का पैसा लगा रहे हो, तो वो भी कल को विप्रो बंद होगी तो हमारी तो इकोनॉमी गिर जाएगी। और वो भी एक ऐसा पैसा नहीं होता 100 रुपए या 1 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए, ऐसे ऐसे 2 लाख करोड़, एक ही डील होती है 2 लाख करोड़ की, इसी से मार्केट अप एंड डाउन जाता है ना। कई बार कहते हैं वॉर हो गई, निफ्टी चल रही है 24,000, एकदम से 500 पॉइंट गिर रही है निफ्टी, तो 500 पॉइंट गिराने के लिए वो शेयर भी तो बिके होंगे, तो वो शेयर निफ्टी को 500 पॉइंट गिराने के लिए कम से कम 15 से 20,000 करोड़ के शेयर बेचे गए होंगे, है ना। 15 से 20,000 करोड़ के। तुम्हारी में इतना नहीं कि विप्रो के 100 शेयर है, बेच दे मार्केट गिर गई है कि नहीं बात। अब चल मार्केट गिर, जब 200 खरीदता हूँ मार्केट चढ़ गई, नहीं भाई तुम्हारे मेरे हम तो कुछ भी नहीं है ना, कूड़े हम तो, मतलब समझ रहे हो ना, कोई वैल्यू नहीं। सीधा डील होती है FII। अगर तुम नेट पे सर्च करोगे ना तो पता क्या दिखेगा तुम्हें, FII बाइंग, तो पता लगा 10,000 करोड़ की एक दिन की बाइंग है, एक दिन की सिंगल डे बाइंग। जैसे कल मार्केट बढ़ी 400 पॉइंट, तो पता लगा FII ने 10,000 करोड़ के शेयर खरीदे इंडिया में। तो हमारी मार्केट, इंडियन मार्केट चलती है FII। कुछ छोटा इंपैक्ट होता है DIIs का, DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, कुछ इंपैक्ट इनका होता है कि DIIs अगर FII खरीदता है 10,000 करोड़ का, तो DIIs खरीदते हैं 5,000 करोड़ का, है ना। जैसे DIIs में आते हैं हमारे देश के म्यूचुअल फंड, ठीक है। अब गवर्नमेंट ये कह रही है अगर FIIs को शेयर देना, आप समझना ध्यान से, अगर FIIs को शेयर देना है तो अपना हिस्सा छोड़ना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने बोला NTPC 10% शेयर ऑफर करती है मॉरिशस को, है ना। हमारी कंपनी में 50,000 करोड़ लगा दो, हम आपको 10% इक्विटी दे देते हैं। तो NTPC ने बोला पहले सरकारी कंपनी में 100% गवर्नमेंट के शेयर थे। सरकारी कंपनी वो होती है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के क्या होते हैं, इक्विटी शेयर होते हैं। तो उन्होंने बोला 90% तुम्हारे। और 2023 में क्या हुआ, LIC, 2023 में क्या हुआ वो, LIC गवर्नमेंट कंपनी, LIC ने 10% इक्विटी बेच दी 23,000 करोड़ में, उसमें मैं भी IPO का इन्वेस्टर था, ठीक है। मैंने भी LIC के IPO में पैसा लगाया था, राइट। तो मैं हमेशा जब CA वाले बच्चों को पढ़ाता हूं तो यही सलाह देता हूं कि भाई वीकेंड पे पिज्जा पार्टी मत कर लेना, 500 रुपए का ना कोई शेयर खरीद लेना, मैं ही बता दूंगा, विप्रो ही खरीद लो, डाउन चल रहा है बिल्कुल, 52 वीक लो पे चल रहा है, विप्रो चल रहा है, वो चल रहा है 52 वीक लो। 52 वीक लो का मतलब होता है पिछले 365 दिन में सबसे निचले स्तर पर, विप्रो खरीद लो। 180-190 खरीदा, तो 500 रुपए खरीदोगे तो 2-3 आ जाएंगे, है ना। तो ये इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे, वही डीमैट से खोलते ही मार्केट खुल रही है, खरीद एकदम से आ जाएंगे 1 सेकंड में, ठीक है। तो डिसइन्वेस्टमेंट क्या हुआ, ये थोड़ी टेक्निकल बात है, इसलिए 12वीं के कोर्स से हटा दी, है ना। बच्चा कम इंटरेस्ट देता है शेयर मार्केट वगैरह, राइट। लेकिन अब बच्चे नहीं लेंगे, जब से स्कैम 92 हर्षल मेहता वाली वही ना वेब सीरीज, तब से बहुत बच्चे शेयर मार्केट में इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है। तो DIIs ये समझ के डिसइन्वेस्टमेंट, सरकारी पैसा या सरकारी इक्विटी किसको दे देना, FIIs, DIIs और तुम्हारे मेरे जैसे लोग। लिबरलाइजेशन का मतलब वो आजादी दे दो, अभी पढ़ेंगे किस चीज में आजादी दे दी, ठीक है ना। FDI का 100% आजादी दे दी, कहां पर, FMCG में। HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर, वर्ड हिंदुस्तान है पर है विदेशी कंपनी, है कि ना, है विदेशी कंपनी। तो HUL को ये बोला कि नाम भी हमारा रख लो, हिंदुस्तान नाम जोड़ लो अपने यहाँ, अपनी कंपनी में इंडिया में लॉन्च कर दो, 100% कोई रोक टोक नहीं सरकार की, 1-2% भी नहीं लेगी सरकार, जो मर्जी आए करो, ठीक है। इसे बोलते हैं लिबरलाइजेशन। और अगला होता है लिबरलाइजेशन टेक्नोलॉजी, कि भैया हमारी बस की नहीं है कंप्यूटर बनाना, विंडोज बनाना, एंड्रॉइड बनाना, मंगा लगा। मनमोहन सिंह जी ने बोला 1991 है तो विदेश से ले लो भाई, कंप्यूटर चल रहा है, विंडो ले लो माइक्रोसॉफ्ट से, हम नहीं बना पा रहे इंडिया में विंडो, एंड्रॉइड नहीं बना पा रहे ना, तो विदेश से ले लो। तो नहीं बात, शर्म मत करो कि भाई स्वदेशी बनाएंगे,
इसके बाद उन्होंने 3 चीजों को जन्म दिया मनमोहन सिंह जी ने, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या होता है? इनमें से कोई भी एमसीक्यू आ जाएगा 100%। क्या नाम है इसका, भूलिए मैं नाम, सक्षम। इनमें से कोई भी 100% आ जाएगा, एग्जाम में 100% आना ही आना है। इनमें से कोई भी एक देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, बताओ ये लिबरलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है या नन ऑफ द अबव है। देखो क्या, लाइसेंस अगर खत्म है तो क्या बनेगा, ये लाइसेंस खत्म है तो क्या बनेगा, लिबरलाइजेशन। अपना बिजनेस कितना ही फैलाओ। सर इसमें कुछ कहानी का लिख रहे हो क्या? हाँ भाई लिख तो रहा हूँ। अच्छा ये नीचे क्यों नहीं आ रहा? दोबारा रिकनेक्ट करना पड़ेगा है। हाँ गर्मी लग गया भाई से, प्रोजेक्टर गर्म हो रहा है हमारा। 1 मिनट को दोबारा रिकनेक्ट करता हूँ। कास्ट में क्या करते हैं भैया, डुप्लीकेट एक्सटेंड क्या करते हैं? ऑफ करके ऑन करूं? ये आरओ का पानी है, देना जरा, थोड़ा सा बदला यार। ठीक है, तो सुनो, देखो लिबरलाइजेशन क्या होता है। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है, बात सुन ले भाई तक, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि आजादी देखना है ना, क्या करना, आजादी देना। तो हमारी भारतीय सरकार ने 7 चीजों में आजादी दी। पहली आजादी उन्होंने दी कि कोई भी अपने हिसाब से पूरी इंडिया में कहीं भी बिजनेस खोल सकता है। पहले ऐसा होता था कि भाई मैं यूपी से महाराष्ट्र जा रहा हूं तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी। अब उन्होंने बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कहीं परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आजा भाई आजा। आ गया भाई, आ गया, सुना ना। ठीक है, लाइसेंस, स्केल ऑफ बिजनेस। अगली बात, किसी भी, अरे भाई सुन नहीं रहे बात, किसी भी जगह पर क्या कर सकते हो, गुड्स को मूव कर सकते हो। यानी कि मैं प्रोडक्शन यूपी में करूंगा, बेचूंगा एमपी में, अलाउड है। ठीक है, 91 से पहले नहीं था। ठीक है, प्राइस अपने हिसाब से प्राइस डिसाइड कर लो, गवर्नमेंट तुम्हें कोई नहीं कहेगी। गवर्नमेंट नहीं कहेगी भाई बच्चों से इतनी फीस क्यों ले रहे हो, अपने हिसाब से प्राइस डिसाइड करो। टैक्स में फायदा मिलेगा, है ना। जैसे कोचिंग की फीस तो जीएसटी लगता है, लेकिन स्कूल की और कॉलेज की फीस पर जीएसटी नहीं लगता, है ना। स्कूल के बैग्स पर जीएसटी नहीं है, कॉपी पेंसिल पर जीएसटी नहीं है। तो कुछ जगह पर टैक्स में क्या दिया गया है, फायदा दिया गया है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट को सिंप्लीफाई कर दिया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट को क्या किया, सिंप्लीफाई, यानी आसान बना दिया कि विदेशी सामान बेचना, है ना, और खरीदना दोनों आसान है। और इसे बोलते हैं बाबू, जो मैंने तुम्हें ऊपर पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया FII का, फॉरेन कैपिटल। यानी मनमोहन सिंह जी ने बोला भाई देश में इतना पैसा नहीं है कि भैया आप क्या कहते हैं शेयर मार्केट में पैसा लगाओ, कंपनी में पैसा लगाओ तो इकोनॉमी ग्रो करेगी। विदेशियों को बोलना पड़ेगा ले आओ। तो मैगडी आया तो 91-92 में पॉलिसी आई, 96 में मैगडी आ गया था इंडिया में। कि जो वर्ल्ड के बड़े बड़े ब्रांड हैं
इंडिया में हम उन्हें जगह देंगे, सिक्योरिटी देंगे, कस्टमर बेस है ही, आप इंडिया के हिसाब से बेचो। फिर बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है ये इंटीग्रेट, ये वर्ड मिलेगा तुम्हें एमसीक्यू में, इंटीग्रेट माई इकोनॉमी विद वर्ल्ड इकोनॉमी, यानी कि इंटीग्रेट होने की वजह से ही तो ये नुकसान झेलना पड़ रहा है। यूएस की इकोनॉमी स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी, उधर ईरान क्योंकि तेल का मालिक है वो, है ना, स्टेट ऑफ हॉर्मोस है ना, उसके ऊपर वो कब्जा रखता है। तो इनकी इकोनॉमी की वजह से, इनके डिसीजंस की वजह से हमारी इंडिया में क्यों महंगाई बढ़ रही है, इसे बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन क्यों है? क्योंकि हम गैस और तेल कहां से लेते हैं? ईरान से। कहां से लेते हैं? ईरान हमसे क्या लेता है? ईरान हमसे लेता है आटा, दाल, चावल और मेडिकल, क्योंकि वहां खेती नहीं है ना, वहां तो कुएं हैं तेल के, खाड़ी देश है वो, तो खाड़ी देश ना, डेजर्ट खाड़ी देश है वो, तो वहां खेती थोड़ी होती है, वहां तो रेगिस्तान रेगिस्तान है। रेगिस्तान में क्या खेती कर लोगे? कोई खेती नहीं हो, है ना। हाँ, बस वो ड्राई फ्रूट जो खजूर वगैरह उगते हैं वो उनका अपना एक कल्चर होता है, बात खत्म। लेकिन खाने को तो रोटी, आटा दाल चावल चाहिए ना भाई, खाएंगे तो वो भी दाल चावल ही, रोटी चावल ही, तो वो हम भेजते हैं उनको, है ना। और ईरान हमारा इतना अच्छा दोस्त है ना। ईरान हमारा, अमेरिका हमारा दोस्त नहीं, अमेरिका तो हमारा दुश्मन ही है भाई। ईरान हमारा इतना अच्छा दोस्त है, भाई 60 दिन की उधारी भी देता है, 60 दिन की, मतलब कहता है पैसा मत दो हमें, कोई देश नहीं देता 60 दिन की उधारी। मतलब वो हमें देता क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल समझते हो ना, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल देगा, क्रूड ऑयल से हम पेट्रोल अलग कर देंगे, डीजल अलग कर देंगे, डीजल अलग पेट्रोल अलग करके ये आ जाएगा हमारे पेट्रोल पंप पे, हमारे पेट्रोल पंप पे बिक जाएगा। फिर वो बिकने के बाद पैसा जाएगा ईरान, ईरान कहता है अरे आराम से देना, कोई जल्दी नहीं है। फिर ईरान पता क्या बोलता है? पैसा भी मत दो, नहीं, है ना, लो तुम्हें और डबल फायदा करते हैं। हम कह रहे हैं भाई हमें और फायदा कैसे करोगे? पैसा मत दो, है ना, आटा दाल चावल ये सब बेचते रहोगे, एक्सपोर्ट बढ़ा, बेवजह हमारा एक्सपोर्ट, इतना बढ़िया दोस्त है ईरान हमारा, है कि नहीं बात? हमारी इकोनॉमी में मेजर हाथ ईरान का, इतना अच्छा दोस्त है ना, पैसा मांगता है ना, और पैसा भी कैसा देने के बाद भी, उधारी देने के बाद भी बोलते हैं अपना एक्सपोर्ट बढ़ाओ। अरे एक्सपोर्ट बढ़ रहा है तो हम पढ़ते बैलेंस एक इकोनॉमी की, है ना, क्या होती है? इंप्रूवमेंट होती है एक्सपोर्ट करने से। ईरान हमसे एक्सपोर्ट करता है दवाइयां, मेडिकल, कहता है दवाइयां देते रहो, मैं बढ़िया बढ़िया दवाई देते रहो, सिप्ला वगैरह, आराम से, बड़ी बड़ी कंपनी रेनडेक्सिन सबसे कहो दवाइयां भेजो हमें, है ना, हमसे जो लेना है वो ले लो, पैसा मत दो, ठीक है। तो इसलिए तो ईरान ने हमारा तेल का कंटेनर पास होने दिया, गैस सिलेंडर आए थे, समझ की बात। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, कि मेरी इकोनॉमी तुम्हारी इकोनॉमी एक दूसरे से अटैच है, मैं यहाँ पे जो बनाऊंगा तुम वहां पे जो बनाओगे हम इसे एक्सचेंज कर देंगे। अब ईरान अगर वो एक्सचेंज करने से मना कर दे तो हमारा एक्सपोर्ट भी खत्म हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? गैस महंगी होगी और तेल भी महंगा हो जाएगा। 110 रुपए प्रति बैरल पहुंच गया क्रूड ऑयल, जो 60 रुपए प्रति बैरल था। पाकिस्तान में 1 लीटर तेल 500 रुपए से ऊपर पहुंच गया, है ना, जो 350, जो 250 रुपए लीटर था, समझ रहे हो। 1 लीटर पेट्रोल पाकिस्तान में 550 रुपए का मिल रहा है। इसे बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन इंपैक्ट। भले पाकिस्तान कह रहा हूं हमने तो दोनों का सीज फायर करा दिया, तो महंगाई भी इतनी बढ़वा दी पिछले 1 महीने में ही, 28 दिन हुए युद्ध के, पेट्रोल पाकिस्तान में पहुंच रहा है 520 रुपए 1 लीटर पेट्रोल। नहीं, अमीर लोग ही भरवाते जो अफोर्ड कर पा रहे हैं, वरना सब साइकिल पे चल रहे हैं, गधों पे बैठ के चल रहे हैं, है कि नहीं बात। मतलब जो भरवा रहा बेचारा मजबूरी भरवा तो रही है, अपने यहाँ तो अभी 90 चल रहा है, चलो ठीक है, राइट। प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन समझ गए क्या मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन का? जो मैनेजमेंट और कंट्रोल है वो किसको दे दो? प्राइवेट लोग, है ना, बोलो भाई। इसी को बोल देते कि किस नाम से? डिसइन्वेस्टमेंट। 100% क्वेश्चन आना, 100% एलपीजी से, ठीक है। उसके बाद बाबू ये मैंने बताया था, इसका इंपैक्ट क्या हुआ, एलपीजी का इंपैक्ट क्या हुआ? कुछ फायदे तो हुए, कुछ नुकसान भी हुए। कंपटीशन नहीं बढ़ गया? बोलो। अब रेमंड्स को कंपटीशन करना पड़ रहा है लीवाइस से, है कि नहीं बात, राइट। कंपटीशन बढ़ गया भाई, कपड़ों में कंपटीशन बढ़ गया, टेक्नोलॉजी में तो हम कभी आगे पहुंचे नहीं। वो लावा बंद हो गया, माइक्रोमैक्स बंद हो गया,
सैमसंग ही चल रहा है, ये सब विदेशी कंपनी है। समझ में आई ना बात? ठीक है, जो इंडियन इंडस्ट्री है जैसे पतंजलि, खैर वो तो अभी खोली है, पर उसका कंपटीशन किससे है? विदेशी एफएमसीजी से, एचयूएल से है, डव से, ही सब विदेशी कंपनी है, कोलगेट सब विदेशी कंपनी है। इसके साथ क्या हुआ? इसके साथ हुआ डिमांडिंग कस्टमर। अगला लफड़ा क्या हुआ? डिमांडिंग कस्टमर। अब जो पहले दुकान पे जाते थे तो एक ही साबुन की टिक्की, एक या दो मिलती थी, लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां लाइफ बॉय खरीदना पड़ रहा है भाई। ठीक है, मेरी दादी और मेरे पिताजी टूथपेस्ट को टूथपेस्ट नहीं बोलते थे, नहीं वो तो मंजन हो गया, कोलगेट। भाई सुबह जैसी सुबह हो जाए अम्मा बोलती थी कोलगेट कर लिया, तो मुझे बाद में याद आया कि तो कोलगेट पेस्ट नहीं है, कोलगेट ब्रांड है। और कोलगेट को इतना फैला दिया कि लोग ब्रश करने को भी बोलते कोलगेट कर लिया है। हाँ, कि नूडल का मतलब क्या है? मैगी। अब ये कंपटीशन भी तो बढ़ गया। अब कोलगेट की जगह और लोग आ गए, है ना। फिर हमें पता लगा टूथपेस्ट के नाम पर हम और चीजें भी खरीद सकते हैं, राइट। तो हो गया, कस्टमर क्या हो रहा है? डिमांडिंग। पहले डिमांडिंग क्या थी? कोलगेट, एक ही प्रोडक्ट है वही खरीदना है भाई, या फिर वो डाबर लाल दंत मंजन करो, लाल वाला जो आता था मंजन। ठीक है, फिर डाबर लाल वालों ने बेचारों ने क्या किया? डाबर वालों ने पेस्ट भी बनाना शुरू किया, है ना। फिर क्या हुआ? अगला इंपैक्ट क्या पड़ा? टेक्नोलॉजी। ये तो देश का फायदा है, चलो अगर हम टेक्नोलॉजी के पीछे तो विदेशी टेक्नोलॉजी ले रहे हैं। अगला इंपैक्ट क्या हुआ? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये देश का फायदा है। अब जब विदेशी कंपनी आएंगी तो उन्हें इंडियन लेबर पर भरोसा नहीं है। बेस्ट एग्जांपल है मेट्रो, ये रही बगल में। ये मेट्रो किसने बनाई है? जापान में। टेक्नोलॉजी किसकी? जापान की। लेबर भी किसकी? लेबर वाली बात नहीं कर रहा मैं, जो ईंटें ढो रही है वो तो इंडिया की है भाई, ईंटें तो ले जानी है। लेबर मतलब टेक्निकल लेबर, कि सीट कैसे फिक्स होंगी, ट्रैक कैसे बनेगा, पटरी से तो नहीं जुड़ जाएगी भाई, है कि नहीं बात? समझ रहे हो? पता लगा यहाँ एंड नीचे उतार दी बस अड्डे पे, ठाकुर द्वारा पे, है ना, हम तो रोक ही ना पाए ट्रेन। ऐसी टेक्नोलॉजिकल चीज, वो सब किसकी है? जापान की। ठीक है, तो ह्यूमन। अब जब जापान वाले चले गए यहाँ से, तो इंडियंस को तो सिखा के गए होंगे। अब जो ड्राइवर जो ट्रेन चला रहा है वो तो इंडियन ही है ना, तो सिखा के गए, तो डेवलप करना पड़ा ना ह्यूमन रिसोर्स को, कि जैपनीज से सीखना पड़ेगा भाई, और ऐसे सीख लेना हम दोबारा नहीं बुलाएंगे, है ना। अगला मार्केट ओरिएंटेशन। पहले जो कॉन्सेप्ट होता था वो होता था प्रोडक्ट ओरिएंटेशन। प्रोडक्ट ओरिएंटेशन का मतलब होता था बना दो, बिक जाएगा अपने आप। कोलगेट बना दो, दादी अम्मा यही कह रही, कोलगेट कर लिया। उन्हें पता कोलगेट के अलावा कोई व्यंजन नहीं है, दांत व्यंजन आता है वो पसंद नहीं आ रहा लोगों को, है ना, पाउडर टाइप के, तो बना दो। इसे बोलते हैं इनइलास्टिक, मतलब प्रोडक्शन इज ऑलवेज लेसर देन डिमांड, जितना बनाओगे उतना कम मिलेगा। फिर लोग हो गए मार्केट ओरिएंटेशन। मार्केट मतलब रिसर्च करके बनाना है ना। यानी लोग अब क्या हो चुके हैं? क्वालिटी चाहते हैं। क्या चाहते हैं? क्वालिटी। ठीक है, और फिर सबसे खतरनाक चीज जो इसका एलपीजी का इंपैक्ट आया आखिरी, वो था बजटरी सपोर्ट। अब जैसे देखो, एक इंडियन रेलवे है, अब तुमने सुना होगा इंडियन रेलवे ऑलवेज इन लॉस, ऑलवेज इन लॉस, और वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट, सेकंड या थर्ड लार्जेस्ट वो है रेलवेज। इतनी ट्रेनें चलती है, इतने लोग रोज सफर करते हैं, रोज की टिकट नहीं मिलती। अभी डाल दो कहीं की भी तो टिकट नहीं मिलेगी क्या 2-3 दिन की, है कि नहीं बात? बता, इतने की छत पे बैठ के जाना पड़ रहा है ना, राइट। कुछ लोग, अब इतनी बड़ी ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रोज का करोड़ों करोड़ों रुपए का टर्नओवर, फिर भी लॉस में। तो मनमोहन सिंह जी ने बोला चलो रेलवे को तो झेल रहे हैं, रेलवे के अलावा जितने भी लोग लॉस में चल रहे हैं ना, उन सब का बजट खत्म कर दो। समझ में आई बात? अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगर गवर्नमेंट को गुस्सा आ जाए रेलवे पे, तो गवर्नमेंट कह दे तुम्हारा लॉस हुआ कितना, इंडियन रेलवे कह रही सर इस साल लॉस होगा 1000 करोड़ का, तो बेचारे सरकारी खातों में से, ट्रेजरी में से 1000 करोड़ किसको दे देते? रेलवे को। अब गवर्नमेंट ने मान लो कह दिया जितना लॉस होगा 80% देंगे, 20% रेलवे खुद भुगतेगा। सैलरी काटो इनकी जो काम नहीं कर रहे ढंग से, जो फालतू के खर्चे हो रहे हैं उनको काटो। समझ रहे हो बात को? तो इसे बोलते हैं बजटरी सपोर्ट क्या कर देना, खत्म कर देना। एलपीजी ने बोला कि बजटरी सपोर्ट को लॉस करना पड़ेगा, हर सरकारी संस्था को इंडिया की खजाने से पैसे दे दोगे तो देश गरीबी का गरीब रह जाएगा। फिर ये हाईवेज कैसे बनेंगे, यूनिवर्सिटीज कैसे बनेंगे, हॉस्पिटल कैसे बनेंगे, है ना, इनके लिए पैसा कहां से आएगा? समझ में बात?
तो जो भी डेवलपमेंट होता तो भाई टैक्स पेयर के पैसे से ही है। अब टैक्स पेयर का पैसा तुम लॉस मेकिंग यूनिट्स में लगाते जाओ तो फायदा क्या है? छोड़ो ना, बंद कर दो, फिर रेलवे बंद कर। अब रेलवे बंद नहीं कर सकते, मजबूरी है, इसलिए वो झेल रहे हैं। वरना गवर्नमेंट कह रही बंद कर दो, यूपीएसआरटीसी की बस बंद कर दो, नहीं चलनी ना तुम पे, बंद कर दो सरकारी बस, है कि नहीं बात? हम नहीं झेल सकते लॉस, ठीक है? तो 80% झेल लेंगे, 70% झेलेंगे, 100% लॉस नहीं झेला जाएगा। तो ये सारे के सारे क्या हुए बाबू? इम्पैक्ट हुए। और फिर तुम्हें पता है डीमोनेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट याद आया? डीमोनेटाइजेशन क्या था? डीमोनेटाइजेशन, हाँ, नोटबंदी, ठीक है। उसका बस एक ही एम था, क्या? यानी कि 1000 के और 500 के पुराने नोट को खत्म करके ये एम था, करप्शन को खत्म करना, वो ब्लैक मनी को करना, और साथ साथ इंडियन इकोनॉमी में जो नकली नोट थे उनकी जो यूसेज है उसको डिस्ट्रॉय करना। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट ये कि टैक्स को हम क्या नहीं करेंगे? टैक्स की चोरी को टॉलरेट नहीं करेंगे। टैक्स की चोरी कैसे होती है? टैक्स की चोरी होती है कि तुमने जो पैसा लेना था वो कैश में ले लिया, है ना? अब जो कैश में ले लिया वो तो खर्च हो जाएगा, लेकिन जो बैंक में लिया उस पर क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। बात समझ में? तो लोग कैश की ट्रांजेक्शन ना करें, इसलिए बोला गया क्या? डीमोनेटाइजेशन। बात समझ में? अब देखो सिंपल सी बात है, हमारी गवर्नमेंट 2, 4, 5 लाख रुपए नहीं मानती है ना, नहीं मानती। अरे निर्मला सीतारमन से ऊंचा हो जाएगा। निर्मला सीतारमन ने बोला पिछले साल, अगर तुम्हारे घर में 5 लाख रुपए कैश है ना, तो मैं तुम्हें चोर नहीं मानती। लेकिन अगर तुम्हारे घर में 50 लाख रुपए कैश है तो ईडी कभी भी छापा मार लेगी और कभी भी जेल चले जाओगे। क्यों? सोर्स बता। 5 लाख क्यों बोला? 5 लाख इसलिए बोला कि भाई किसी को इमरजेंसी है, मान लो रात में बीमार हो गया, हॉस्पिटल वाला कह रहा है मुंबई मुन्ना भाई की तरह ये इलाज कराने से पहले फॉर्म भरना जरूरी है क्या, पैसे जमा कर, तो 2-4 लाख होने चाहिए, क्योंकि एटीएम तुम्हें 2 लाख रुपए देगा नहीं, है ना? बात में। और कई बार यूपीआई की भी लिमिट होती है 20,000 रुपए एक दिन की। हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं कल फिर जब जिंदा करेंगे पैसे जमा करो एडवांस। तो 2-4 लाख रुपए मम्मी पापा लोग क्या करते हैं, घर में रख सकते हैं। निर्मला सीतारमन ने कहा रखना चाहे रख लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कभी तुम्हारे घर में 3-4 लाख रुपए कैश मिला, मैं तुम्हें चोर नहीं मानती। लेकिन तुम्हारे घर में 1 करोड़ रुपए, 50 लाख रुपए, 20 लाख रुपए कैश पड़ा है, तो आती नहीं न्यूज, है ना? जेई के घर में इतने मिले, ठेकेदार के घर में इतने मिले, सरकारी ठेकेदार, आती नहीं आती न्यूज? तो भैया ये बताओ तुम्हारे घर में 25 लाख रुपए, 50 लाख रुपए कैश क्यों पड़े? पता है क्यों? क्योंकि तुम उस पर क्या नहीं देना चाहते? टैक्स नहीं देना चाहते। क्योंकि जैसे ही तुम्हारे घर में 50 लाख निकलेंगे तो 50 लाख का 30% तो किसका हो गया? मोटा मोटा सरकार का। अब तुम्हें लग रहा है 50 लाख का 30% हो गया 15 लाख। 15 लाख देते नहीं, चाहे सरकार हो, दिल पे जोड़ तो पड़ता ही है भैया। 15 लाख मैंने 50 लाख रुपए कमाए, 15 लाख सरकार को दूंगा, 35 ही बचेंगे। भाई ये तो बेईमानी है। तो लोग टैक्स को बेईमानी मानते हैं, है ना? इसलिए डिमोनेटाइजेशन करा। जितने भी घर में नोट पड़े हैं ना, जमा कर बैंक में। अब तुमने देखा 2000 के नोट नहीं आ रहे, है ना? पिछले साल तक आते, डिमोनेटाइज कर दिए, हमें पता ही नहीं लगा, खबर ही नहीं फैली मतलब इस चीज की। धीरे धीरे मार्केट से 2000 के नोट गायब, पता ही नहीं लगा तुम्हें। शुरू में 2000 के नोट आते थे पिंक कलर के, अब का एक भी नहीं आ रहा है। खबर आगे नहीं, बंद हो जाएंगे। हाँ, मतलब इतना हल्ला नहीं हुआ जैसे 500,000 के नोट बंद हो गए, लाइन में लग रहे लोग। धीमे धीमे कर दिया उन्होंने, चलो ठीक है, जो जब तक जो चल रहा है चलाते रहो। जब बैंक में जाएंगे तो बैंक वाले उसको, है ना, वापस ही देंगे। इसे बोलते हैं क्या? डिमोनेटाइजेशन। टैक्स की चोरी नहीं होनी चाहिए, टैक्स इवेजन टॉलरेट नहीं किया जाएगा, कभी भी हम डिमोनेटाइजेशन कर सकते हैं। और हमारा एम है करप्शन के पैसों को क्या करना? बचा के। करप्शन के पैसों को क्या करना बाबू? बचा के रखना, ठीक है? बात समझ में? अभी बताओ, अब जो एमसीक्यू पहचान लोगे ना, ये भी सारी बातें इसमें मैंने तुम्हें समझा दी नोट से, है ना? फीचर थियरी, इंपॉर्टेंस थियरी, सोशल टेक्निक याद आ गया? सोशल, ठीक है? किस तरह के वर्ड अगर तुम्हें मिलेंगे तो सोशल एनवायरनमेंट माना जाएगा? सोसाइटी, कस्टम, वैल्यूज, लाइफस्टाइल। समझ रहे बात को? डेथ रेट, बर्थ रेट, वर्क
है ना, लिटरेसी रेट, और इंक्रीज इन द वर्किंग वुमेन, ये सब क्या है, सोशल। हेल्थ रिलेटेड, दिवाली पे मिठाइयां बिकना, ये सब क्या है, सोशल। अब बताओ पॉलिटिकल क्या होगा, गवर्नमेंट पॉलिसी। अगर वर्ड आया एमपी ये बोल रहा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये बोल रहा है, पॉलिटिकल। सीएम ये बोल रहे हैं, पीएम ये बोल रहे हैं, सब क्या होगा, पॉलिटिकल। ठीक है, अब बताओ लीगल तो पहचान ही लोगे, एक्ट, जो भी एक्ट है वो क्या है, लीगल। जो भी कोर्ट का डिसीजन है वो क्या है, लीगल। कोर्ट का डिसीजन, एक्ट का डिसीजन, ये क्या है, लीगल। स्मोकिंग नॉट अलाउड इन ऑफिस, ये क्या है, लीगल, राइट। और ये पहचान लोगे तुम अब इकोनॉमिकल। 11वीं 12वीं की इकोनॉमी में जो भी शब्द तुमने पढ़े, डिमांड, सप्लाई, आरबीआई, नेशनल इनकम, ये सब कैसे वर्ड होते हैं, इकोनॉमिक्स। मेन जो याद रखना बाबू, ये याद रखना, एलपीजी का जो मैंने तुम बताया उसका इंपैक्ट, और एलपीजी के साथ वो जगह जहां पर लिबरलाइजेशन गया है, जहां पर आजादी दी है, ये रहा डिमोनेटाइजेशन, ये हो गया एलपीजी का इंपैक्ट। अब एक करके देखते हैं आज के सवाल। बताओ, टाइम नहीं लगाएंगे ज्यादा। एबीसीडी कौन सा भाई, सही बात, बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन है, सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल जो मेरे कंट्रोल से बाहर है। सेकंड, इनमें से कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं है बाबू, लिखा नहीं है, नन ऑफ द कंप्यूटर, सप्लायर, कस्टमर, सब बिजनेस एनवायरनमेंट के तो पार्ट है, कुछ इंटरनल है कुछ एक्सटर्नल है। थर्ड, नॉट स्पेसिफिक टेक्नोलॉजिकल, ये स्पेसिफिक नहीं है। स्पेसिफिक वो होता है जो सिर्फ मेरे बिजनेस पर डालेगा। तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा कंप्यूटर मेरे लिए स्पेसिफिक हो गया, है ना, बच्चे मेरे लिए स्पेसिफिक हो गए, मेरा सप्लायर मेरे लिए क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया। ठीक है, बात समझ आ रही है ना। हिंदुस्तान, ठीक है, जो खाने पीने का सामान बेच रहा है वो मेरे लिए स्पेसिफिक, वो मेरे लिए क्या नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है। तो टेक्नोलॉजी जनरल हो गई भाई, नेट अगर गायब होगा तो सबका ही होगा, लाइट जाएगी तो सबकी जाएगी। 4, जिम की वजह से, जिम प्रोटीन ज्यादा बिक रहा है, इंटर रिलेटेड है कि नहीं बात। जिम की वजह से जूस ज्यादा बिक रहे हैं, जिम की वजह से लोग ऑयली कम खा रहे हैं, इंटर रिलेटेड। एक में बदलाव होता है तो आसपास की इंडस्ट्री में बदलाव आ जाता है। जिम की वजह से स्पोर्ट्स कपड़े ज्यादा बिकते हैं, कैप खरीदूंगा, बॉटल खरीदूंगा, शूज खरीदूंगा। 5वां, सेम, जिम के चक्कर में जिम ज्यादा खुल रहे हैं, इंटरलेटेड। भाई लोगों को लग रहा है भाई जिम जाएंगे बॉडी बनाएंगे हम भी, है ना, तो क्या होगा, जिम ज्यादा खुल रहे। तुम देखोगे अपनी कॉलोनी में तो मिल जाएंगे 2-4 तो अपने घर के पास ही। रीड द पैसेज और आंसर दो। ऊपर वाली लाइन में मतलब ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। लीगल होगा पहला, सारे। कोर्ट का ऑर्डर क्या होगा, लीगल। सोसाइटी का मतलब सोशल, बिल्कुल सही बात। ये इकोनॉमिक हो गया अपना, इनकम, इकोनॉमिक, यहाँ पर टेक्नोलॉजी, इनकम का मतलब क्या होता है, और वहाँ पर सोशल हो गया, गवर्नमेंट आ गया, गवर्नमेंट आ गया तो बाबू पॉलिटिकल नहीं हुआ। कौन सा पहुंच गए थे हम, 9वें पे आपका आ जाएगा ये
ये टेक्नोलॉजिकल हो गया। गवर्नमेंट का मतलब क्या होगा? गवर्नमेंट का मतलब पॉलिटिकल। 11 हाँ डायनामिक। अपने आप को क्या बनाना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा एनवायरमेंट के हिसाब से। 12 इसमें से कौन सा एडवांटेज है? एडवांटेज, हाँ क्या होगा बाबू? सारे एडवांटेज है, अभी तो पढ़ा है सारे एडवांटेज विद एग्जांपल बताए, रियल लाइफ एग्जांपल। 13 ये खुद ही लिख रहा है, प्लानिंग करनी है तो हेल्प इन मेकिंग प्लानिंग एंड पॉलिसी। इसमें से कौन सा डायमेंशन है? सारे डायमेंशन। एलपीजी क्वेश्चन आ गए भाई। लिबरलाइजेशन किसमें? कंट्रोल हटा दिया। कंट्रोल का, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है लिबरेट, लिबरेशन का मतलब आजादी। तो कंट्रोल से आजादी दे दी तो आंसर क्या होगा? लिबरलाइजेशन। मेरी इकोनॉमी दूसरी इकोनॉमी से अटैच हो रही है, ग्लोबलाइजेशन है ना। डी लाइसेंस, वो क्या कहते हैं, पैसा हो रहा है ना, घट रहा है सरकारी, उसका तो क्या होगा? प्राइवेटाइजेशन। 16 बताओ। दो डायमेंशन तुम्हें पकड़नी है, इकोनॉमिक और, सही बात। देखो इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या होता है? ओ ये टैक्स रेट का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक। और रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? लॉ। 17 बताओ भाई। 17 सीधे बैठ। 17 बताओ। इंक्रीज इन कंपटीशन। वाइडर चॉइस से पता लगा इंक्रीजिंग कंपटीशन। 18 पॉलिटिकल कंडीशन का मतलब क्या है? पॉलिटिकल। 19 इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन इनकम, पर कैपिटा इनकम, सब इकोनॉमिक्स में पढ़े हमने। पक्का? 21 अरे बाबू क्या कर रहे हो? रिड्यूस द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, प्राइवेटाइजेशन। पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या? सरकारी, सरकारी कंपनी का रोल रिड्यूस कर रहे हैं। हैं? एक मिनट बस, थोड़े से आधे तो करा दो। 50 है, 25 है, 30 तो कर लो कम से कम। एक मिनट, 30 हो जाएंगे। 22 बताओ। इम्पैक्ट, याद रखना इम्पैक्ट। मैं कह रहा हूं 100% क्वेश्चन आएंगे 2 या 3 एलपीजी से, है ना। 23 इंपॉर्टेंस से पूछ रहा है। रॉ मेटेरियल इकट्ठा करना शुरू कर दिया, इसका मतलब रिसोर्स क्या होता है? मैंने तुम्हें कहीं बताया, याद रखना। रिसोर्स का मतलब होता है 4M, मैन, मनी, मेटीरियल, मशीन। तो M से मेटीरियल, M से मेटीरियल मतलब रिसोर्सेस। 24 अबे एफडीआई, एफआईआई, फॉरेन पैसा इंडिया में आ रहा है। फॉरेन पैसा बोलो। हाँ विदेशी मुद्रा इंडिया में आ रही है, तो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। ए यार इतने आसान आसान क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो रहे हैं। 25
सोशल, क्यों? वेडिंग, वेडिंग इवेंट की वजह से साड़ी का बिजनेस बढ़ रहा है। इसका मतलब हमारी सोच है कि भाई शादियों में क्या पहनना है, साड़ी पहननी। 26, तो हो गया। अरे 5-10 मिनट लेंगे, तुम देखना गिन के, 3 भी नहीं बजेंगे। 26 बोलो। 30 तक करेंगे बस। नहीं देखिए, मैं नौ का नहीं बाबू, सब घर पे भी पढ़ लेंगे ना। 20, एक बार 26। प्रोटीन है ना, प्रोटीन सप्लाई का है। इंटर रिलेटेड होगा ना ये तो यही में। कंपनी मेक अ मैंडेट इन्फॉर्म इट्स पॉलिटिकल बायर पोटेंशियल बैटर बियॉन्ड द गिवन डोज। ये क्या है? मैंडेट देना पड़ेगा तुम्हें कि भाई इससे, ये थोड़े कि भाई प्रोटीन शेक पिए जा रहा, पिए लिखा होता ना कि भाई इतने ग्राम से ज्यादा, इतने स्कूप से ज्यादा मत लेना। तो ये क्या होगा बाबू? लीगल है, लीगल। मैंडेट का मतलब होता है कंपलसरी, लीगली बताना है, मैंडेट। याद रखना है बात, कभी गलती कर दो। 27 बोलो। टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट, बिल्कुल सही बात। 26 में भटक गए तुम। 28 मिठाइयां बिक रही है, सोशल। एक और बता दो। ऑप्शन के दिखा दो पहले। इकोनॉमिक सोशल, लेकिन नहीं दोनों सोशल जरा ऑप्शन दिखा दो। ऑप्शन दिखा तो दिए। ये तो रे भाई, लॉजिकल चला जाएगा। कैसे पता लगा? दूसरा क्या होगा? एडवांस मशीन मशीनरी एडवांस है तो क्या होगा? टेक्नोलॉजी। ये मशीन तो टेक्नोलॉजी है ना। तो मिठाइयाँ सोशल, मशीन टेक्नोलॉजी। अभिमन्यु क्या कह रहा है? चक्रव्यूह में घुस गया अभिमन्यु। अच्छा, अरे रिक्वायर्ड एम्प्लॉय विद हायर लेवल है ना, डेवलप द ह्यूमन रिसोर्स। यार देखिए, बेकार की बात कर रहे हो। 10 मिनट में 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। 30 रिवाइज किया तो मैंने, वो परसों दिया तुम्हें। अरे इससे भी करेंगे बढ़िया वाली। 30 बताओ। कल बेटा क्लास है अपनी, याद रखना। अपनी क्लास कल होगी 11 बजे से। उससे पहले अतुल भैया लेंगे। अतुल भैया उससे पहले नहीं। हाँ ठीक है, मतलब कल अकाउंट सीको में से एक होगी और एक बीएसटी की होगी। कल से प्लेट की सुबह ही रखते हैं ना क्लास। 30 क्या होगा बाबू? ऑल ऑफ। तो जो उसमें से तो यार देखिए 2 4 5 10 क्वेश्चन और बचे, उसमें भी तुम ऐसी बात कर रहे हो। 50 क्वेश्चन है। हाँ 20 क्वेश्चन करके सर आपने उसमें भेजी नहीं, ये तो प्रिंट आउट दूंगा ना। एक बार ये आप सेव चलो ठीक है, तो इसका प्रिंट आउट दूंगा, फिर बाकी क्वेश्चन या तो अगली क्लास में करेंगे, अगले कल फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे।